जय हिंद दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कूलाम के नियम के बारे में अध्ययन किया था और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है यह है विद्युत क्षेत्र। तो चलिए हम बिना समय को गंवाए विद्युत क्षेत्र के बारे में समझते हैं। चलिए समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र होता क्या चीज़ है। देखिए, जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई स्रोत आवेश है या कोई एक स्रोत आवेश है, तो यह जो आवेश है इस आवेश के चारों तरफ, इस आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होगा, एक ऐसा एरिया होगा जिसके अंदर हम किसी भी आवेश को अगर लेकर आते हैं, मान लीजिए अगर हम इसके अंदर धनावेश को लेकर के आते हैं, तब यह आवेश क्या करेगा, इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। और अगर हम ऐसा करते हैं इसके अंदर किसी ऋणावेश को लेकर के आते हैं तो यह आवेश इस आवेश को आकर्षित करेगा और यह आकर्षित वहीं तक कर पाएगा जहां तक इसका क्षेत्र होगा। देखिए, अगर इसी आवेश को हम यहाँ पर ले आके रख देंगे तब भी यह प्रतिकर्षित करेगा, माइनस को यहाँ पर ले आके रख देंगे तब भी इसको आकर्षित करेगा। लेकिन जैसे ही हम इस माइनस आवेश को इस क्षेत्र से बाहर लेकर के चले आएंगे, मान लीजिए हम यहाँ ले आके रख दिए और प्लस आवेश को हम यहाँ पर ले आके रख दिए, तो अब यह आवेश इस प्लस आवेश को न तो प्रतिकर्षित कर पाएगा और यह आवेश इस माइनस आवेश को न तो आकर्षित कर पाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह दूसरे आवेशों को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, उसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। यानी किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, उस क्षेत्र को ही हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। चलिए हम इसकी परिभाषा को लिखते हैं। तो देखिए, ये इसकी परिभाषा होती है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो समझिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या चीज है, आइए देखते हैं। आइए इसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। चलिए देखिए, हम लेते हैं यहाँ पर एक स्रोत आवेश और इस आवेश के चारों तरफ का यह इसका विद्युत क्षेत्र। देखिए, जब इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर हम लाते हैं एक परीक्षण आवेश, जब एक परीक्षण आवेश को हम लाकर रखते हैं, मान लेते हैं यह कोई बिंदु P है, इसी बिंदु P पर हम लाकर रखते हैं परीक्षण आवेश को, तब क्या करता है, यह जो स्रोत आवेश है इस आवेश पर बल लगाता है। स्रोत आवेश इस आवेश पर बल लगाता है। तो देखिए, तो जब यह आवेश इस आवेश पर बल लगाता है तो स्रोत आवेश द्वारा परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल E से। यानी हम कह सकते हैं कि स्रोत आवेश द्वारा परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए, बिंदु P पर आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह बटे Q0। जो Q0 है यह एक परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश होता क्या है कि एक बहुत ही छोटा आवेश होता है। जब इसे हम ले आकर के विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर परीक्षण आवेश को लाकर रखते हैं। देखिए, अगर हम मान लेते हैं माना Q0 बराबर 1 कूलम, अगर Q0 बराबर हम 1 कूलम मान लेते हैं तब E बराबर आपको मिल जाएगा F। मतलब ये हो गया कि देखिए कि अगर हम विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर एकांक धन परीक्षण आवेश को लाकर रखते हैं तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यानी बिंदु P पर जो आवेश हम लाकर रखे हैं उस आवेश पर लगने वाला बल जो होगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। जब जो आवेश लाकर रखे हैं अगर इसका मान 1 कूलम होगा तब। चलिए हम इसकी परिभाषा को देखते हैं कि ये होती है इसकी परिभाषा। देखते हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब समझिए कि विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा एकांक धन परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और यह होता है इसके लिए फार्मूला
विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ई से, इसे भी लिख देते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा कि इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। और विद्युत क्षेत्र जो होता है यह एक सदिश राशि होती है। हम लिख देते हैं, नीचे देखते हैं, यह एक सदिश राशि होती है। याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वह सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह एक सदिश राशि होती है। चलिए अब फार्मूला याद रखिएगा कि E बराबर होता है F/Q0। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चलिए समझते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए यह स्रोत आवेश है और यह इसका विद्युत क्षेत्र है, तो इस स्रोत आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित हम मान लेते हैं कि एक बिंदु P है जो स्मॉल r दूरी पर स्थित है स्रोत आवेश से। अब देखिए इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तब हम इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश को लाकर रखते हैं, तब उसके बाद यह स्रोत आवेश के ऊपर, स्रोत आवेश जो होता है इस परीक्षण आवेश के ऊपर बल लगाता है। तो अब इसकी सहायता से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी यही होगी कि माना एक आवेश जिसके विद्युत क्षेत्र के अंदर स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तब इसके लिए हम उस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश रखते हैं जिसके कारण स्रोत आवेश उस परीक्षण आवेश पर बल लगाता है। चलिए पहले इतना थ्योरी को हम लिख लेते हैं, फिर आगे हम डेरिवेशन को करते हैं। देखिए इसकी परिभाषा यह होगी, माना एक आवेश Q के कारण उसके विद्युत क्षेत्र में उससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P, देखिए आवेश जो Q है इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, यानी इसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब ऐसा करने के लिए हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। देखिए हमने क्या किया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पर ज्ञात करने के लिए हमने इस परीक्षण आवेश को यहाँ पर रखा है जिस पर Q बल लगाता है, जिस पर जो Q आवेश है यह इसके ऊपर बल लगाता है। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं कि आगे हम इसको निकालते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कूलाम के नियम से। अगर हम बात करते हैं कूलाम के नियम से, तो हमने पिछले वीडियो में कूलाम के नियम के बारे में हमने अच्छे तरह से पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि F बराबर फार्मूला होता है K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, यानी कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वह इतना होता है। यानी एक आवेश यह हो गया और एक आवेश यह होगा, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल जो बल है वह विद्युत बल है, इसलिए उसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं कि F बराबर K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब यहाँ आगे देखिए F बराबर K इंटू Q1 की वैल्यू Q है इंटू Q2 की वैल्यू Q0 है बटे, और बीच की दूरी R है तो वही रहेगी वैल्यू R स्क्वायर। इसे हम मानते हैं समीकरण 1। चलिए अगला हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से ध्यान दीजिएगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे गए एकांक धन आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और हमने इसके लिए फार्मूला भी देखा था कि E बराबर F बटे Q0 होता है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं E बराबर F बटे Q0, इसे मानते हैं हम समीकरण 2। चलिए अब समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखते हैं, अगर समीकरण 1 और 2 की हम तुलना करते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप देखिए समीकरण जो
सॉरी, चलिए आगे देखिए। अब हम करते क्या है कि जो एफ का मान है समीकरण 1 में, उसे हम ले करके समीकरण 2 में रख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं एफ का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक काम करिए, इसे आप समीकरण 1 मत मानिए, आप इसे ही मानिए समीकरण 1, आप इसे ही मानिए समीकरण 1। तो हम लिख सकते हैं एफ का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस एफ के मान को हम ला के समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे एफ का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए जब एफ का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा तो मिलेगा क्या हमको, इधर देखते हैं हम लोग साइड में, ध्यान दीजिएगा, नीचे आपको दिखेगा नहीं इसलिए हम साइड में लिख रहे हैं। देखिए ई बराबर एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू है के क्यू इंटू क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर, एफ की वैल्यू हो गई। अब इसके बटे टोटल के बटे क्यू नॉट, टोटल के बटे क्यू नॉट। अब यहां पर देखिए आप, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, बाकी आपका बच जाएगा ई बराबर के इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर। यानी कि ये आपका फार्मूला आ गया ई बराबर के क्यू बटे में आर स्क्वायर। चलिए आगे हम एक चीज और भी देख लेते हैं। तो ये आपका फार्मूला हो गया ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला आपको बहुत काम देने वाला है आगे चल करके, जब हम गाउस का नियम पढ़ेंगे और उसके अनुप्रयोगों को पढ़ेंगे तो फार्मूला हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा, इसलिए आप इस फार्मूले को जरूर याद रखेंगे। और ये जो फार्मूला है भी, मतलब जितने भी फार्मूले को हम आपको बताते चलते हैं, सारे फार्मूले को आप याद करते हुए चलेंगे और जो टॉपिक है इनको भी अपने ध्यान में आप रखेंगे, क्योंकि आगे जब हम चल के अनुप्रयोगों को पढ़ेंगे या फिर अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, अक्ष या निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो हम पढ़ेंगे या एक समांतर विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, तो वहां पर भी होगा क्या, हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप इसे भूलिएगा मत, याद रखिएगा। चलिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर हमसे कभी विद्युत क्षेत्र का मात्रक पूछता है तो देखिए हम लिखेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता क्या है। एक बात जरा ध्यान से देखिए, हम लोग फार्मूला पढ़े ई बराबर एफ बटे क्यू, एफ मतलब बल और क्यू मतलब आवेश। बल का मात्रक होता क्या है, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन प्रति कूलॉम। इतना आप लोग याद रखिएगा। और हमें यह भी पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है एक अदिश राशि होती है। तो यह था आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमने 3 टॉपिक को सीखा है, एक विद्युत क्षेत्र, दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीसरा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार इसे समझा देते हैं, आप फिर से ध्यान से देखिएगा। हम आपसे कहे हैं किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, हम उसी क्षेत्र को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अगली बात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर जब किसी एकांक धन आवेश को लाकर रखते हैं तो यह आवेश उस आवेश के ऊपर बल लगाता है। जितना बल लगाता है यह आवेश उसके ऊपर जितना बल लगाता है वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अगली बात, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कहने का मतलब अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम किसी भी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो इस फार्मूले की सहायता से हम निकाल सकते हैं, चाहे किसी भी बिंदु पर हमसे पूछे। और इस फार्मूले से हमको एक चीज का यह भी पता चलता है कि जो इसमें, ध्यान रखिएगा कि इसमें जो ई है वह व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के। देखिए इसमें जो ई है यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह उसके दूरी के समानुपाती होती है। यानी कि देखिए अगर हम करते क्या है, अगर हम नीचे वाली वैल्यू को अगर हम बढ़ाते हैं तो इधर वाली वैल्यू कम आती है। देखिए कैसे, ध्यान देखिए दीजिएगा। जैसे हम 10/2 लिखे हैं तो इसका वैल्यू 5 आएगा। अगर हम 10/3 लिख देंगे तो इसका वैल्यू 3.3 करके कुछ आएगा। अगर 10/4 लिख देंगे इसका 2.5 आ जाएगा। कहने का मतलब समझिए, हम नीचे वाली वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो सामने वाली वैल्यू जो होती है छोटी हो जा रही है। देखिए नीचे वाली वैल्यू बढ़ा रहे हैं, सामने वाला वैल्यू और छोटा हो गया। नीचे वाला वैल्यू हम और बढ़ा दिया, सामने वाली वैल्यू और छोटी हो गई। तो वही बात है, जब हम इस दूरी के मान को बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा घटेगा, और जब हम इसको घटाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा। कहने का मतलब समझिए, अगर हम इस आवेश को इस आवेश के पास लाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह बढ़ेगी, उसका मान बढ़ेगा। और जब इस आवेश को हम इससे दूर ले जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता है।
यही हम कहते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए, एक बात हम आपको लिए कहना चाहते हैं कि अगर कोई वस्तु देखिए आपके भाग्य में है तो आपको जरूर मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि यदि भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी भाग कर आएगा, यदि भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। यही बात होता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आपको अगला टॉपिक पढ़ाते हैं। देखिए, अगला टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। चलिए हम समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या चीज है। देखिए, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं यह एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं यह एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं और यह वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। कहने का मतलब देखिए, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर एक आवेश है तो इसके चारों ओर हमें पता है कि क्षेत्र होता है जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो क्या इस क्षेत्र का प्रभाव यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र बनता है उसकी अपनी अपनी एक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है जो हमको दिखाई नहीं देती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करती क्या है कि इन रेखाओं को हमको बताती है। मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वही इन रेखाओं की तीव्रता, वही इन रेखाओं की दिशा को हमें बताती है। जैसे कि अगर हमें किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो उस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता चल जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। परिभाषा हम इसकी लिखेंगे। आया समझ में? मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। चलिए अब इनके थोड़े गुण के बारे में समझ लेते हैं। इनके हम कुछ गुण के बारे में समझ लेते हैं। चलिए, नंबर 1 समझते हैं पहला गुण हम इसका कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं निकलती कहां से हैं। याद रखेंगे, जैसे कि हम पहले गुण के बारे में बताने जा रहे हैं आपसे। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे मान लीजिए धन आवेश है, ये आपका धन आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस धनावेश से निकलती हैं और अनंत तक जाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस धनावेश से निकलेंगी और अनंत तक जाएंगी। तो हमें यह गुण याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर अनंत तक जाती हैं। और अगर मान लीजिए कहीं ऐसा है, कोई माइनस आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से चलकर ऋणात्मक तक आती हैं। मतलब समझिए, अगर कहीं पर, ये दोनों अलग अलग हैं, अगर कहीं पर ऐसा है कि केवल धन आवेश है तब वहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और अनंत तक जाएंगी। और कहीं पर ऐसा है कि केवल ऋण आवेश है तो अनंत से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती हैं और ऋण आवेश तक पहुंच जाती हैं। चलिए, तो इसके हम गुण को यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, धनावेश के लिए यह आवेश से आरंभ होकर अनंत तक जाती है, यानी कि विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं वो धनावेश से आरंभ होती हैं यानी निकलती हैं और अनंत तक जाती हैं। और माइनस आवेश के लिए क्या होगा, ठीक, मतलब ये हो गया कि ऋणावेश के लिए अनंत से आरंभ होती हैं और ऋणावेश तक जाती हैं। हमें याद रखना है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से आरंभ होती हैं, अनंत तक जाती हैं, और ऋणावेश के लिए अनंत से आरंभ होती हैं और ऋणावेश तक आती हैं।
तो ये हो गया इसका 2 गुण। चलिए अगला हम समझते हैं, अगला गुण इसका हम समझते हैं। देखिए मान लेते हैं कि कहीं ऐसा है कि धन आवेश और ऋण आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश दोनों आवेश पास पास हैं। तब देखिए इस कंडीशन में होता क्या है, हमें पता है कि धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। तो देखिए यहां से निकलेगी और यह ऋण आवेश पर जाएगी, फिर यहां से निकलेगी ऋण आवेश तक जाएगी, यानी धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और ऋण आवेश तक जाएंगी। तीर आप याद रखिएगा, जिधर विद्युत क्षेत्र रेखाएं तीर जाएंगी, तीर का निशान हम उधर ही लगाएंगे। देखिए मतलब देखिए धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं और ऋण आवेश पर जा रही हैं। तो चलिए हम इसका लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश तक जाती हैं, यानी धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। चलिए इसके हम अगले गुण को देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हम बनाते हैं यहां पर एक रेखा, देखिए, और हमको यहां पर कुछ बिंदु ले लिए हैं हम। जैसे मान लीजिए यह कोई बिंदु है ए, यह कोई बिंदु है बी, यहाँ कोई बिंदु है सी। हमें इन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए। तो देखिए जहां कहीं भी हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी रहती है, हम उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। जैसे कि बिंदु ए है, तो बिंदु ए पर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए, तो हम इसी बिंदु ए पर इस तरह स्पर्श रेखा खींचेंगे। ये हमारी मिल गई विद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है। अगर बिंदु बी पर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए, तो इस पर हम स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो यानी ये हमको मिल गई विद्युत क्षेत्र की दिशा, इस साइड में हो गई बिंदु बी पर। अगर हमको बिंदु सी पर चाहिए, तो इस पर हम इस स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो यह हो गई बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होती है, उस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचकर हम उसकी दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे देखिए जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दिया जाता है। यानी जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा, अगर उस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, तब हमको उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पता चल जाता है। चलिए अगला हम समझते हैं, अगला हम समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। देखिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो रेखाएं एक दूसरे को काट दें, यानी कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट दें, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होता है, चलिए हम जानते हैं। देखिए ऐसा होता क्यों नहीं है। जैसे मान लीजिए यह बिंदु है, यह वाली जो रेखा गई है इस तरह से, इस बिंदु पर यह रेखा ए है और यह रेखा बी है। अगर हम जो रेखा ए गई है इसके लिए ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं, तो इस पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे इस तरह से। यानी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा E1 जो है वो हमको उधर मिल गया। और जो बी वाली रेखा है, इस रेखा के लिए अगर इसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे, तो इस पर स्पर्श रेखा इधर खींची जाएगी, यानी E2 की जो दिशा होगी इधर हो जाएगी। मतलब कि जब दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटेंगे, तो उनके विद्युत क्षेत्र की दिशाएं एक ही बिंदु पर हमको दो जगह देखने को मिलेगा, दो अलग अलग दिशाओं में देखने को मिलेगा। यही रीजन होता है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। चलिए तो हम इसे भी लिखते हैं कि दो, अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि काट दी, तो क्या होगा, दो अलग अलग हमको दिशाएं मिलेंगी, लेकिन ये असंभव नहीं है। तो हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो उस बिंदु पर दो अलग अलग दिशाएं हमको मिलेंगी, जो कि संभव नहीं है। चलिए इसकी परिभाषा को हम लोग लिखते हैं। तो देखिए यह होगा इसका थ्योरी,
विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि ऐसा करने पर प्रतिच्छेद बिंदु पर दो दिशाएं प्राप्त होती हैं, जो कि संभव नहीं है। देखिए, जब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उस बिंदु पर हमको दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो कि संभव नहीं है। याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। चलिए हम अगला पॉइंट समझते हैं। जैसे हम मान लीजिए कुछ रेखाओं को ले लेते हैं, जैसे इस तरह से कुछ रेखाएं हैं, ये कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। चलिए हम यहां पर देखते हैं, जितना बड़ा यहां पर हम क्षेत्रफल लिए हैं उतना ही बड़ा क्षेत्रफल हम यहां पर भी लेंगे। क्षेत्रफल जितना बड़ा है इतना ही बड़ा क्षेत्रफल ये भी लिए है, उतना ही बड़ा क्षेत्रफल हम यहां पर भी। देखिए तीनों क्षेत्रफल जो है आपस में समान है। हम मान लेते हैं यह E1 है विद्युत क्षेत्र, यह E2 है और यह E3 है। अब ध्यान से बात को समझिएगा। हम आपसे कहें कि विद्युत क्षेत्र जो होगा कहां पर प्रबल होगा, कहां पर दुर्बल होगा, तो देखिए यह वाला जो क्षेत्र है इसमें तीन लाइन है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तीन लाइनें हैं, इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दो लाइनें हैं, इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की एक ही लाइन है। तो जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, देखिए यहाँ पर रेखाएं पास पास हैं और इससे थोड़ा दूर हो गया, यहाँ पर और दूर दूर हो गई, तो जिस जगह विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र की जो प्रबलता होती है ज्यादा होती है, और जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र कम होता है। तो याद रखिएगा। तो इसकी थ्योरी हम लिखते हैं, देखिए तो यह होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की समीपता जो होती है विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करती है। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां पास पास होगी वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा। तो यह था हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण, इसे आप याद रखिएगा जो आगे चल के हमको बहुत काम देने वाला है। देखिए हम एक बार इसे आपको दोबारा समझा देते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है, एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं। दूसरी बात इसके गुण को देखते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं धनावेश से निकलती हैं, और विद्युत धनावेश के लिए जहां केवल धन आवेश होता है वहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और अनंत तक जाती हैं। ऋणावेश के लिए क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से निकलती हैं और ऋणावेश तक आती हैं, और जहां पर धनावेश और ऋणावेश दोनों होते हैं वहां पर क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश तक जाती हैं। और अगला जो है, देखिए अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की किसी भी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए, तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमें चाहिए उस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, हमको विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा मिल जाती है। अगली बात, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगर ऐसा कभी काट दी तो उस जगह पर दो दिशाएं हमें प्राप्त होंगी विद्युत क्षेत्र की, जो कि संभव नहीं है। कहने का मतलब यह है कि मोहब्बत में पड़ गए हो और इज्जत भी चाहते हो, बड़े मासूम हो, जहर भी खाते हो और जीना भी चाहते हो। बात वही हुआ ना भाई कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को काटती नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अगर कभी ऐसा काट देंगी वहां दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो कि संभव नहीं है। तो बात वही हुई ना। अगली बात देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है जितना समीप होती है उसकी प्रबलता उतना ही ज्यादा होती है, जितना दूर होंगी उसकी प्रबलता उतना ही कम होगा। तो यह था आपका टॉपिक। आगे फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इतना याद रखिएगा, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।